स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न करते हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। पहले की क्लासेज में हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम था। वह प्रतिक्रियावादी नीति में विश्वास करने वाला था। इससे पहले की क्लास में हम नेपोलियन के बारे में पढ़ चुके हैं। वाटरलू की लड़ाई के बारे में पढ़ चुके हैं। (1815) की वियना कांग्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं। इस क्लास की शुरुआत हम 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से कर रहे हैं। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम था। वह प्रतिक्रियावादी नीति में विश्वास करने वाला था। 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के बहुत से देशों को प्रभावित किया। इसके कारण अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे और ये प्रश्न अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व के बहुत से देशों को प्रभावित किया था और इसके कारण अमेरिका में दास प्रथा का अंत हुआ था। इंग्लैंड में 1832 का सुधार बिल पास हुआ और स्विट्जरलैंड में जनता के हितों को मान्यता दी गई थी। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के कुछ मुख्य बातें हैं। उस समय फ्रांस का शासक चार्ल्स दसम था और वह प्रतिक्रियावादी नीति में विश्वास करने वाला था। आगे देखते हैं। फ्रांस में 1848 की उदारवादियों की क्रांति और उसके प्रभाव। 1848 की उदारवादियों की क्रांति और उसके प्रभाव। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के राजा लुई फिलिप को अपना सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के राजा लुई फिलिप को अपना सिंहासन छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सेकंड या द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। इस क्रांति के परिणामस्वरूप फ्रांस में दूसरे गणतंत्र की स्थापना हुई। निर्जातीय समूह। यह एक ऐसा समूह होता है, ऐसा समुदाय होता है जो एक साहसी नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी पहचान मानता है। एक ऐसा समूह या ऐसा समुदाय जो एक साझी नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी पहचान मानता है। सभी स्टूडेंट्स ये सभी प्रश्न अच्छे से याद करेंगे और लिखेंगे। फ्रांस की नेशनल असेंबली। उससे पहले देखते हैं। इटली का बिस्मार्क काउंट काबूर को कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इटली का बिस्मार्क काउंट काबूर को कहा जाता है। फ्रांस की नेशनल असेंबली। 1848 ईस्वी में फ्रांस की नेशनल असेंबली के लिए किए गए नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए दो कार्य।
सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। 1848 ईस्वी में फ्रांस की नेशनल असेंबली के द्वारा किए गए 2 कार्य। पहला, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। और नंबर 2, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। फ्रांस की नेशनल असेंबली 1848 के किए गए 2 कार्य। 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी कलाकार था। इससे पहली क्लास में हम सारियू के बारे में पढ़ चुके हैं। वह एक फ्रांसीसी कलाकार था और उसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई। प्रश्न आएगा कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई? कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई। और जैकोबिन दल का संबंध किससे था? जैकोबिन दल का संबंध फ्रांस से था। और यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कब आरंभ हुआ? 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। मैथिनी का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिनी का जन्म 1807 में इटली के जेनोवा में हुआ था। मैथिनी का जन्म 1807 में इटली के जेनोवा में हुआ था। अभी हमने ये कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न याद किए हैं, पढ़े हैं, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद, जो पहला ही पाठ है इतिहास का, उससे लिए गए हैं। सीबीएसई के सभी स्टूडेंट्स के लिए यह लेसन ज़रूरी है। अब इसी क्लास में हम भारत में राष्ट्रवाद, जो दूसरा पाठ है इतिहास का, कक्षा 10 का, 10वीं कक्षा का, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है, पूना पैक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी? पूना पैक्ट में क्या व्यवस्था की गई थी? पूना समझौता या पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें या जगहों का आरक्षण कर दिया गया। पूना पैक्ट सितंबर 1932 को अस्तित्व में आया, परंतु उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। पूना समझौता में या पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लोगों के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें या जगहों का आरक्षण किया गया, परंतु उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था और पूना पैक्ट सितंबर 1932 को अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कब मानी गई? या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पास किया था? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इससे पहले क्लास में हम 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसका इतिहास में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब सही ध्यान देंगे कि लाहौर जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और जो 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पूर्ण स्वराज की
मांग को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पास किया गया था और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। 1930 में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया पूरे देश में, और उसके बाद हर साल 26 जनवरी को सभी देशवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। दलित वर्ग एसोसिएशन, अगला प्रश्न है दलित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डॉक्टर अंबेडकर दलितों पीड़ितों के मसीहा थे। उन्होंने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना अंबेडकर के द्वारा की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर दलितों पीड़ितों के मसीहा थे। उन्होंने 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1932 में पूना पैक्ट द्वारा दलितों को विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गईं। दलित वर्ग को या दलितों को विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? 1932 में पूना पैक्ट द्वारा, पूना समझौता द्वारा। पूना पैक्ट में पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की बात मानी थी और यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है वंदे भारत गीत, वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। कब लिखा? 1870 के दशक में। अगला प्रश्न देखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस में दो दल थे। एक दल स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध था और इस दल के मुख्य नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, स्वराज पार्टी के मुख्य नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी ने 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में भाग लिया और कई स्थानों पर विजय भी प्राप्त की, परंतु उस समय की शासन व्यवस्था में विधानसभा विशेष कार्य नहीं कर सकती थी। अतः स्वराज पार्टी के नेताओं ने 1926 ईस्वी में विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये जो प्रश्न हैं ये केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो भी साथी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और भारत में राष्ट्रवाद या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनमें से कुछ प्रश्न इस क्लास में शामिल किए गए हैं। स्वराज पार्टी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, सभी के लिए उपयोगी है ये। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस में दो दल थे। एक दल स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध था। इस दल के मुख्य नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। स्वराज पार्टी ने 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनावों में भाग लिया। वह कई स्थानों पर विजय भी प्राप्त की, परंतु उस समय की शासन व्यवस्था में विधानसभा विशेष कार्य नहीं कर सकती थी। अतः स्वराज पार्टी के नेताओं ने 1926 ईस्वी में विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक हुआ था। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। अगला प्रश्न इस क्लास का, रॉलेट एक्ट के बारे में इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं।
एक बार और पढ़ते हैं, आप सभी का रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने वो क्लास देखी है, और जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है पहली क्लास आप देख सकते हैं। और सभी साथी जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में जान सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सभी प्रश्न लिखें भी कॉपी में। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित हुआ। यह एक दमनकारी कानून था जिसके द्वारा पुलिस को व्यापक या बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। पुलिस किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर ही बंदी बना सकती थी और 2 वर्ष तक हिरासत में रख सकती थी। संदेह के आधार पर ही किसी को बंदी बना सकती थी और 2 वर्ष तक हिरासत में रख सकती थी। बंदी व्यक्ति को इसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी नहीं था। और इस एक्ट या कानून का उद्देश्य भारतीयों के नागरिक अधिकारों पर रोक लगाना और स्वराज के संघर्ष को कुचलना था। अगला प्रश्न है, भारत में जो दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, पहली बार जो दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 का दिन। लाहौर अधिवेशन जो था 1929 का, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और लाहौर रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। उस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था कि अब अंग्रेज़ों से या इस दमनकारी सरकार से जो भी मांग होगी या जिस उद्देश्य की लड़ाई होगी वह पूर्ण स्वराज की लड़ाई होगी, पूरी आज़ादी की लड़ाई होगी। कोई डोमिनियन स्टेट की मांग अब नहीं की जाएगी। तो भारत में जो दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया वो है 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कानून को कहते हैं। 1859 ईस्वी के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट कानून के अनुसार बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना आज्ञा बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो सभी स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर भी करें। और सभी साथी हर क्लास को लाइक करते रहें, जिसका ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी YouTube ओपन करोगे तो हमारी क्लासेज आपको शुरू में ही मिल जाएंगी। आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। और सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं वो ज़रूर इन क्लासेज को देखा करें। हम रोज़ाना कोई ना कोई क्लास लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और जो भी साथी हैं हमारे, जो स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो भी हमारी इतिहास की, संविधान और भूगोल की क्लास को वो भी देख सकते हैं। हम रोज़ाना आपके लिए वोकैब, स्पोकन वर्ड्स, इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और ग्रामर के बारे में भी क्लासेज लेकर आ रहे हैं, वो भी बहुत उपयोगी हैं। आप जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी साथी हैं जो जॉब करते हैं या कोई भी व्यक्ति है, चाहे उसकी कोई भी उम्र है, अगर वो इंग्लिश वोकैब, इम्पोर्टेंट वोकेबलरी या स्पोकन वर्ड्स वाली क्लास को या फ्रेजल वर्ड्स की जो क्लास हम लेकर आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की जो भी क्लास होगी, उनको अगर वो देखते हैं तो वो कुछ नए शब्द सीखेंगे और उन वर्ड्स को, उन शब्दों को वो अपनी बातचीत में शामिल कर सकते हैं, जो कि फ़ायदेमंद होगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी हमारी क्लासेज को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और सभी साथी केवल 10 या 15 मिनट
का समय आप निकालोगे तो आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। इसी विश्वास के साथ साथियों मिलते हैं अगली क्लास में।